नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लेवस्टर टूल्स चैनल्स के डेली मेंस अभ्यास प्रश्न उत्तर में। यह हमारा 5वां प्रश्न होगा और जो आज प्रश्न है वो जीएस पेपर 2 का प्रश्न है। इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो आईआर वाला सेक्शन है उस भाग से आपका है। ये लेवस्टर टूल्स चैनल हमारा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए है। आइए देखते हैं आज हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूँ, ये जो क्वेश्चन मैंने ये इनसाइट की जो कोचिंग होती है, वो इनसाइट की जो टेस्ट सीरीज है उसमें से एक क्वेश्चन लिया गया है। ये करंट अफेयर से लिंक करने वाला क्वेश्चन है आपका। सेकेंड बात, इस क्वेश्चन का आंसर मैं फिर से आपको बता दूं परफेक्ट नहीं है। इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, कुछ इसमें और ऐड किया जा सकता है। तो आप जो है कि अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें सर और क्या कमियां रह गई हैं या फिर क्या इसमें ऐड किया जा सकता है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि क्वेश्चन अच्छा हो, पर चूंकि टाइम लिमिट कम होता है, ये सबको ध्यान में रखते हुए भी हमें क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना पड़ता है। तो उस समय में ही जितनी चीज़ें आपको याद आती है आप उतना लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक कोशिश है इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की। आई होप आपको काफ़ी मदद होगी इससे समझने में। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, टू स्पीड शार्क क्या है? क्या बिमस्टेक शार्क का विकल्प है? आपसे दो प्रश्न में दो चीज़ें साफ साफ पूछी है। एक तो टू स्पीड शार्क क्या, अगर आपने कभी नहीं सुना है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकता है ये सवाल। एंड पहले पार्ट में ये आपको बताना है। सेकेंड पार्ट में क्या बिमस्टेक शार्क का विकल्प है। देखो इस क्वेश्चन में देखो दो पार्ट है और दो पार्ट में से आपको मेन इम्फेसिस जो कि इस वाले पार्ट पे देना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कि देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसी से उत्पन्न हुआ है। जब ये बिमस्टेक शार्क के विकल्प की चर्चा हो रही थी तभी ये थोड़ा सा वर्ड आया था। तो आपको मेन इसको बस क्या है ये बताना है, लेकिन क्या इसका ये विकल्प हो सकता है इस पर आपको ज़्यादा इंफेसिस देना है क्वेश्चन में। कहने का आशा है कि अगर ये 150-250 शब्द का प्रश्न है, आपके 12.5 अंक का क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्राई कीजिए कि 80 से 70 वर्ड में लिखिए और बाकी सारा वर्ड इसको दीजिए। ठीक है, मतलब भूमिका और कंक्लूजन को छोड़कर, मतलब इसको आप 60 से 70 वर्ड में रख सकते हैं। करीब 100 वर्ड के आसपास ये रख सकते हैं और बाकी कंक्लूजन, बाकी जो वर्ड है उसमें कंक्लूजन और आपका इंट्रो जो भूमिका वो कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये ट्राई करने का एक अटेम्प्ट मैंने। देखो ऐसे जो आईआर के क्वेश्चन होते हैं ना, मैप आप अगर मैप बना दो तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता है। मैं समझ सकता हूँ कि आप मैप बनाना, वो भी इसमें दो मैप एक तरह से बनाना है, एक तो सार्क का एक बिमस्टेक का दिखाना है। अगर आप मैप ट्राई कीजिएगा, अगर आप बना पाते 1 मिनट के अंदर अगर मैप बना लेते हैं दोनों। देखो अगर शॉर्ट में बनाना चाहोगे, अब एग्जैक्ट नहीं बनाना है, सिर्फ एक रफ आइडिया दे रहा है कि हाँ कौन से नेशन इसके अंदर शामिल है। मैप बनाने में थोड़ा समय जाता है, पर एग्जामिनर को ये जो कि इम्प्रेसिव करता है और आपके 1-2 मार्क्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। देखो ये मैंने मैप बना दिया है। यहाँ पे ये वाला जो मैप है ये सार्क मेंबर का है। एक सेकेंड, हाँ ये सार्क मेंबर का है और ये जो कि आपका बिम्स्टेक का दिखा रहा है। देखो बिम्स्टेक मैंने नीचे लिख दिया 7 सदस्य, यहाँ पे 8 सदस्य हैं। और साथ ही मैंने ये भी बता दिया कि जो ये सार्क वाला संगठन है ये दक्षिण एशिया के लिए है। ठीक है, जबकि ये जो बिम्स्टेक आपका दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया के लिए है। मतलब इस क्षेत्र में के इंटीग्रेशन के दक्षिण पूर्व एशिया में, इस देखो इस देश के जितने सदस्य हैं उसमें सिर्फ ये म्यांमार और थाईलैंड जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आता है, ये 2 देश। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे मैप से बता दिया। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनका शुरू करते हैं आंसर अपना। सार्क व बिम्स्टेक दोनों क्षेत्रीय एकीकरण कर आर्थिक और राजनीतिक उन्नति मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक हल्का सा इंट्रो है, अभी इस इंट्रो में और हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, लेकिन एक शुरुआत मैंने कर दिया कि मतलब ये दोनों संगठन है क्या, क्या इनका उद्देश्य है, इस वजह से। ठीक है, दोनों का जो है कि आर्थिक व राजनीतिक उन्नति करना है एक क्षेत्रीय एकीकरण करके। चलो यहाँ पर देख लो, ये मेंबर में एक मालदीव भी है, ये छूट ना जाए, अक्सर ये मिस हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन पूछा था ना हमसे, टू स्पीड शार्क क्या है, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, चूँकि सार्क 2014 के बाद से ही औपचारिक तौर पर, देखो अभी जो कोविड-19 वाला जो मीटिंग हुआ था ये औपचारिक नहीं था, ये कह सकते हो आप अनौपचारिक मीटिंग था, जिसमें जो कि आपातकाल में एक तरह से कह लो कि मीटिंग बुलाई गई थी। ठीक है, तो औपचारिक तौर पर यहाँ से बात हो रही है। चूँकि सार्क 2014 के बाद से ही औपचारिक तौर पर स्थगित है, जिसका जो कि मुख्य कारण है भारत द्वारा सार्क मंच का विरोध करना। क्यों? क्योंकि उस समय जो कि आतंकी हमले होते हैं, आतंकी हमले के कारण जो कि भारत ने इसका विरोध करता है, जिसके साथ में जो कि अन्य देश भी भारत के साथ में शामिल हुए थे, जिसके कारण यह जो कि स्थगित हो गया था। साथ ही पाकिस्तान, और देखो अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो टू स्पीड शार्क वाला है उधर चलते हैं।
साथ ही पाकिस्तान ने सार्क के साथ असहयोग की भावना भी दिखाई है, जो इस क्षेत्र के एकीकरण में चुनौती उत्पन्न करता है। ठीक है, हमने तो संगठन बनाया था एकीकरण करने के लिए इस क्षेत्र का, पर क्या हो रहा है कि इंटीग्रेशन हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इसमें कुछ जो कि आप कह लो कि बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। देखो, जैसे भारत द्वारा प्रायोजित दक्षिण एशिया सैटेलाइट अभियान जो था, और वह मुक्त मोटर व्हीकल नीति, इन दोनों को जो कि पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया था। क्यों अस्वीकार किया था? उसका बस एक ही एजेंडा है कि ये नीतियाँ भारत लेकर आया तो इसलिए हम मानेंगे नहीं। भले उससे वो लाभ हो चाहे ना हो, वो उसको दूसरे तर्ज पर देखता है। पहले देखता है कि वो भारत विरोधी होना उसको ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, तो उसने जो कि इसको अस्वीकार कर दिया। अब जब अस्वीकार कर दिया तो देखो इस क्षेत्र का एकीकरण में बाधा हो रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में टू स्पीड सार्क नीति आती है, जिसका आशय है इस क्षेत्र का आर्थिक एकीकरण हो, चाहे पाक के साथ हो या पाक के बिना। मतलब पाकिस्तान के साथ में इस क्षेत्र का एकीकरण हो, चाहे पाकिस्तान के बिना एकीकरण हो, लेकिन एकीकरण हो। तो इसके लिए कौन सी थ्योरी आती है आपकी? टू स्पीड सार्क नीति आती है। मतलब टू स्पीड सार्क नीति आप समझ गए, पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के बिना हमको इस क्षेत्र का आर्थिक रूप से एकीकरण करना है। अब देखो, पाकिस्तान के बिना बिम्स्टेक संगठन इस क्षेत्र की दिशा में एकीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। अब बिम्स्टेक कैसे आ गया आपको पता चला होगा, क्योंकि देखो बिम्स्टेक में जो कि पाकिस्तान नहीं है, बाकी कुछ मेंबर है, और अफगानिस्तान मालदीव भी नहीं है आपका, लेकिन और जो मेंबर है सार्क के वो बिम्स्टेक में भी है। तो पाकिस्तान के बिना बिम्स्टेक संगठन इस क्षेत्र की दिशा में एकीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। पर सवाल यह है कि क्या वास्तव में इसका सही विकल्प हो सकता है? ये जो बिम्स्टेक है, ये सार्क का क्या वास्तव में सही विकल्प हो सकता है? तो आओ, जो ये हमसे पूछा है इसको हम पहले कुछ आधार पर इसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अपना उत्तर देंगे। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम उत्तर बता दें हाँ या ना, पहले इसको कुछ आधार पर आप अपने तर्क के आधार पर इसको देखेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन करेंगे कि हाँ ये मतलब कि इसका विकल्प हो सकता है या नहीं। पहला देखते हैं, पहला पॉइंट इसमें राजनीतिक स्तर पर हम इसको देखेंगे, दोनों ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, दोनों संगठन को साथ में लेकर चलेंगे। सार्क भारत को राजनीतिक स्तर पर मध्य एशिया व यूरोप से जोड़ता है। आप देख रहे हो पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए हम मध्य एशिया और वह यूरोप की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो सार्क जो है कि आपका राजनीतिक स्तर पर मध्य एशिया व यूरोप से जोड़ता है, जो कि भारत के लिए हर स्तर से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे फिर वो रोजगार वाला क्षेत्र हो का, क्योंकि देखो हमारे बहुत से लोग जो कि मिडिल ईस्ट में जाके रोजगार कर रहे हैं। अब तो खैर वापस आ गए कोरोना वायरस के, लेकिन बहुत सारे रोजगार जो उन्होंने मिडिल ईस्ट में भारतीय प्रवासी जो कि गए थे। और ऊर्जा क्षेत्र की भी आपूर्ति वहाँ पे होती है, इसलिए हमको वहाँ से जुड़े रहना आवश्यक है। वही बिम्स्टेक जो है भारत व दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से जोड़ता है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश मतलब जो आसियान कंट्री है आपका, इन देशों से, ठीक है, से जोड़ता है, जो कि भारत का आरसीपी से समझौते से बाहर होने की स्थिति में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जो भारत आरसीपी से बाहर हो गया है, तो इस स्थिति में जो कि ये जो बिम्स्टेक है भारत को दक्षिण पूर्व एशिया या साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। राजनीतिक स्तर पर हमने देखा है दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है। एक आपको मिडिल ईस्ट में जोड़ रहा है, एक आपको साउथ ईस्ट एशिया में जोड़ रहा है। चलो आगे देखें। आर्थिक स्तर पर देखें तो सार्क का आपसी देशों में जो कि इनका व्यापार बहुत कम है, लगभग 5% के आसपास। मतलब इनका जो टोटल व्यापार इनके कंट्री का होता है दूसरे देशों से, तो इनका कुल मिला जुला के 5% ही होता है। वही बिम्स्टेक का भी देखें तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है, वो भी सिर्फ 6% के आसपास है। ठीक है, परंतु सार्क में वो क्षमता बहुत है। अगर इस क्षेत्र में स्थायित्व स्थापित हो, मतलब इंडिया पाकिस्तान की जो चलती रहती है तनातनी, अगर वो ना हो, उस पर कंट्रोल कर जाए, तो अगर इस पर कंट्रोल कर लिया जाए तो इस क्षेत्र में जो कि क्षमताएं बहुत है आर्थिक क्रियाकलाप के। वहीं बिम्स्टेक भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़कर इनके विकास में सहायक है। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ना, ये वाला आपने देखा होगा मैप में, ठीक है, ये रीजन नॉर्थ ईस्ट का जो ये रीजन है, इसको जो है कि दक्षिण पूर्व एशिया जोड़ के यहाँ के रीजन को विकास करने का जो हमारा है लुक ईस्ट पॉलिसी। मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था लुक ईस्ट पॉलिसी को बेहतर करने में, मैंने नहीं लिखा, आप अभी याद आ रहा है, कोई नहीं, चलिए आप अगर लिखिएगा तो मेंशन करिएगा। तो भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसको जो कि मजबूती देने में सहायक है। ये हो गया आर्थिक स्तर पे कैसे सहायक है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उन राज्यों के विकास करके। तीसरा देखो सांस्कृतिक स्तर पर देखें तो सार्क समूह साझा संस्कृति रखते हैं। मतलब जो इंडिया और पाकिस्तान इस रीजन में जो भी लोग कंट्री आती है 8 देश, उनकी संस्कृति जो कि आपस में पूरी तरह से मिली जुली है, क्योंकि पहले भारत एक ही था, बाद में धीरे धीरे इसको डिवाइड किया गया है ना। तो जो कल्चर वाली हिस्ट्री हम लोग की है एक ही है, इनका इतिहास भी एक ही सा है,
क्योंकि यहाँ देखो इन सभी रीजन में किसने शासन किया, अंग्रेज़ों का ही शासन था, सभी ने अंग्रेज़ों से आज़ादी ली धीरे धीरे। तो हमारा हिस्ट्री भी एक ही जैसा है। वही बिम्स्टेक भी सांस्कृतिक साझा करती है। कैसे, आप देखो वो जो हमारा जो बौद्ध धर्म वाला धर्म का जो है, बौद्ध धर्म का वो जो कि साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी प्रचलन है, जैन धर्म भी कुछ है, तो उस वजह से, और हिंदू धर्म का भी प्रचलन है, तब उस हिसाब से कर सकते हो आपके बिम्स्टेक भी सांस्कृतिक साझा करती है, परंतु सार्क के जितना प्रगाढ़ संस्कृति नहीं है। आप समझ रही होगे। देखो ये जो कि जो सार्क है एक तरह से आपका ओरिजिनल फॉर्म है, मतलब पूरे कंट्री में एक ही जैसा सब कुछ है, इतिहास भी है, संस्कृति भी है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जो बिम्स्टेक में थोड़ा बहुत अंतर मिलता है, क्योंकि बिम्स्टेक में उतना प्रभाव रूप से नहीं है हम लोग का। और देखो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सामाजिक स्तर पर आप देखते हैं, सामाजिक स्तर पर सार्क देशों के समक्ष चुनौतियों में काफ़ी समानता है। देखो जो सार्क देश है आपस में जो इनकी चुनौतियाँ वो सभी देशों में काफ़ी समान है। जैसे गरीबी हर देश की समस्या इस समय सार्क के, अशिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, स्वास्थ्य तो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पैंडेमिक हो गया कोरोना की वजह से, तो बहुत ज़्यादा इसकी समस्या सामने आ रही है। इसीलिए तो सार्क की मीटिंग भी की गई थी। अब देखो मीटिंग हुई किसकी, बिम्स्टेक के नाम के सार्क की हुई थी। क्यों? क्योंकि सार्क हम लोग को पता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विकास नीति की भी बात जो है कि चलती रहती है, कृषि, तकनीकी स्तर पर आदि बहुत सारी समस्या जो कि सार्क देशों में ज़्यादा है। जबकि बिम्स्टेक से अगर तुलना करें तो बिम्स्टेक देश जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश से भी समानता रखते हैं इन क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में देखो कि आप सार्क जितनी तो नहीं है प्रॉब्लम, मतलब इंडिया की उतनी समानता नहीं है जितनी सार्क से है, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश काफ़ी समृद्ध है। जैसे सिंगापुर देख लो, अब हमारी इकॉनमी जो कि सिंगापुर मतलब बड़ा है, पर जैसे कि पर कैपिटा इनकम का आधार पर देखो तो बहुत छोटे हैं हम। सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय है ना। तो मतलब कि आप कह सकते हो जो हमारी चुनौतियां हैं हमारे इस क्षेत्र में सामाजिक स्तर पे, वो जो कि सार्क से ज़्यादा मिलती जुलती है बजाय कि बिम्स्टेक के। बिम्स्टेक से भी है पर उस स्तर पर नहीं जिस स्तर पर सार्क से मिलती है। तो क्या हो गया, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी चुनौतियों का समाधान है, बेहतर समाधान हमको कहाँ से मिलेगा, जब हम सार्क को इंटीग्रेट करें, सार्क से इंटीग्रेट रहेंगे तब, ना कि बिम्स्टेक से ज़्यादा। ठीक है। अब देखो, परंतु इनके अपने अपने अपनी चुनौतियां भी, ये जो सार्क और बिम्स्टेक है इनकी अपनी चुनौतियां। पहले हम सार्क की देखेंगे। सार्क में पाकिस्तान द्वारा भारत में प्रायोजित आतंकी हमला ये हमेशा समस्या का बना रहता है, इसी वजह से तो सार्क जो कि सेशन नहीं चल रहा है। चीन का हस्तक्षेप अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे सीपेक रोड के हिसाब से देख लो, पाकिस्तान का सहारा लेके जो कि वो चीन अपनी बात मनवाता है इस। ठीक है। पाकिस्तान का भारत की नीति का समर्थन नहीं करना, जैसे मैंने बताया था दक्षिण एशिया सैटेलाइट वाला मिशन था, मोटर व्हीकल अभियान था, वो जो कि मतलब उसको कुछ भी है कि उसको है कि मेरा फ़ायदा या नुकसान वो नहीं दिखता है, बस ये दिखता है कि हमको इनके खिलाफ जाना है चाहे जो भी हो। तो वहीं अब बिम्स्टेक की चुनौतियों की बात करते हैं। ये देखो कुछ प्रॉब्लम है सार्क में। अब बिम्स्टेक को देखो, दक्षिण पूर्व एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव है, जैसे पर्ल एंड रिंग रोड। यहाँ पे देखोगे जो दक्षिण चीन सागर है, ये एरिया जो कि चीन का जो कि काफ़ी ज़्यादा दबदबा बढ़ रहा है। और इस देश में जो कि फिलीपींस चीन का, जापान चीन का, और आप देख लो मतलब इधर इंडोनेशिया चीन का भी जो कि कुछ कुछ आइलैंड को लेकर हम तनातनी बनी रहती है। बिम्स्टेक संगठन को पिछले 22 वर्षों में केवल 4 मीटिंग का आयोजन हुआ है। बिम्स्टेक आप देखो पिछले 22 वर्षों में जब से स्थापित हुआ केवल 4 मीटिंग हुआ है। अभी तो चौथा मीटिंग तो हाल ही में हुआ था। वहीं अर्थात आपसी समन्वय की इसमें कमी दिखी जाती है। जो राष्ट्र देश है बिम्स्टेक की, इसमें जो कि आपसी समन्वय की कमी है। वहीं सार्क की बात करें तो अब तक इसमें 18 मीटिंग हो गई। तो आप देख लो मैच्योरिटी किस में ज़्यादा दिख रही है, सार्क में, ना कि बिम्स्टेक में। ठीक। दक्षिण पूर्व एशियाई सदस्य अगर आप देखो तो म्यांमार व थाईलैंड, जो बिम्स्टेक में 2 सदस्य हैं, म्यांमार और थाईलैंड जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई सदस्य हैं, ये जो कि बिम्स्टेक के अपेक्षा आसियान को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इसलिए जो कि अगर कोई बिम्स्टेक की बात आती है और आसियान की बात आती है और दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में है तो ये दोनों देश जो कि आसियान की तरफ चले जाते हैं, बिम्स्टेक को इग्नोर कर देते हैं उस स्थिति में। तो इसलिए जो कि बिम्स्टेक जो कि उतना समन्वय इनमें हो नहीं पाता है। और एक शरणार्थियों की समस्या इस रीजन में तो हमेशा बनी रहती है, जैसे रोहिंग्या वाला आप देख लो केस, है ना। अतः अब देख लो, ये हम कंक्लूजन पर पहुंचते जो हमसे क्वेश्चन ने मेन पूछा था। अतः उपयुक्त आधार पर, ऐसा नहीं हम अपने से करें, जो उपयुक्त हमने आधार बनाया उस पर, उपयुक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि जहां सार्क और बिम्स्टेक में कुछ समानताएं हैं तो वहीं इसके महत्ता के रूप में कई क्षेत्र में अंतर भी है। ये दोनों संगठन इस क्षेत्र के एकीकरण, समृद्धि व शांति हेतु एक दूसरे के सहयोगी
हो सकते हैं पर विकल्प नहीं हो सकते। देखो अब ये जो दोनों संगठन है, अगर आपस में इनकी जो चुनौतियां उसको अगर थोड़ा सा दूर कर दिया जाए तो और आपस में अगर ये मिलजुल कर काम करे तो ये जो कि दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया को पूरे तरह से इंटीग्रेट करके यहाँ के इस क्षेत्र के विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, पर्यावरणीय विकास, हर तरह के विकास में एक अहम रोल निभा सकते हैं ये दोनों संगठन। इन दोनों में वैसी कैपेसिटी है। लेकिन अगर आप कहो कि एक दूसरे का विकल्प है तो ऐसा नहीं, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो सार्क वो हमको मध्य एशिया की तरफ ले जा रहा है, वहाँ से कनेक्टिविटी दे रहा है, जबकि बिम्स्टेक जो है कि हमको दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ कनेक्टिविटी दे रहा है। देख लो ना दोनों कितना अलग अलग, तो विकल्प नहीं है एक दूसरे का। एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं पर विकल्प नहीं हो सकते। फाइनल कंक्लूजन हमने ये किया है। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ लगता है इसमें और ऐड किया जा सकता है या फिर मेरे आंसर से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपने तर्क भी हमें बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले कल नए क्वेश्चन के साथ। तब तक जुड़े रहिए चैनल के साथ।